स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट कर ले स्टूडेंट। सबसे पहले आज की क्लास का टॉपिक होगा स्टूडेंट प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझे, क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब उस प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का प्रायोगिक अध्ययन यहाँ पर आज की क्लास में करने वाले हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन को डायग्राम की सहायता से उसके जो विभिन्न प्रभाव है प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता के अनुसार, उन सब का अध्ययन आज की क्लास में करने वाले हैं स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स बनाने के लिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। टॉपिक आज की क्लास का प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। तो सबसे पहले यहां पर स्टूडेंट आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डेफिनेशन क्या है इसकी, क्या है ये फिनोमिना, कौन सी घटना है ये। तो यहां पर इसके बारे में सरल सीधी भाषा में कहें स्टूडेंट तो ये कह सकते हैं कि जब किसी धातु पर प्रकाश आपतित होता है तो धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। सही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना है। सही है स्टूडेंट। यहां पर अब यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव किस घटना का प्रायोगिक अध्ययन करना है स्टूडेंट। इस घटना का प्रायोगिक अध्ययन, प्रायोगिक जो सत्यापन है वो लिनार्ड और मिलिकन ने किया है। लिनार्ड और उनके साथी वैज्ञानिक मिलिकन, इन दोनों वैज्ञानिकों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का प्रायोगिक सत्यापन किया है। सही है, उन्होंने अपने प्रयोग में विभिन्न धातुओं की, भिन्न भिन्न धातुओं की कैथोड और एनोड की छड़ों का उपयोग किया और उस पर अलग अलग तीव्रता और आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया। तो उन्होंने ये पाया उस प्रयोग में कि वहां पर उस परिपथ में बहने वाले जो प्रकाश विद्युत धारा है उसका मान भी अलग अलग प्राप्त होता है। प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी परिवर्तन होता है जब कैथोड और एनोड की छड़ों को परिवर्तित करते हैं या फिर आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता को परिवर्तित करते हैं। सही है, उन्होंने उस प्रयोग में ये स्पष्ट रूप से प्राप्त कर लिया। तो क्या थी उनकी प्रायोगिक व्यवस्था। सबसे पहले उनकी प्रायोगिक व्यवस्था को समझ ले। यहां पर तो प्रायोगिक व्यवस्था देखो, आप स्टूडेंट बोर्ड पर देख पा रहे हो डायग्राम, ये उनकी प्रायोगिक व्यवस्था थी उस प्रयोग की, जिसमें एक निर्वातित कांच की नली है स्टूडेंट। ये अपने पास क्या है, एक निर्वातित कांच की नली। सही है, इस निर्वातित कांच की नली में एक क्वार्ट्ज खिड़की है जिसके माध्यम से प्रकाश जो है वो कैथोड पर आपतित हो सकता है। एक निर्वातित कांच का बल्ब, निर्वातित कांच की नली है जिसमें एक क्वार्ट्ज खिड़की है जिसके माध्यम से कैथोड पर प्रकाश आपतित होता है। सही है, तो सबसे पहले यहां पर ये आपको नली समझ में आ गई क्या है। इस नली में कैथोड और एनोड की धातु की दो छड़ें ले ली। कैथोड और एनोड के रूप में दो धातु की छड़ें ले ली, सी और ए के रूप में। इन छड़ों को संयोजन तारों के माध्यम से बाह्य परिपथ में एक वोल्टमीटर और माइक्रो एमीटर से संयोजित कर दिया गया। सही है, वोल्टमीटर और माइक्रो एमीटर से इसे जोड़ दिया गया। वोल्टमीटर की सहायता से छड़ों के सिरों पर उत्पन्न आरोपित विभवांतर को ज्ञात करेंगे और माइक्रो एमीटर की सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा का मापन करेंगे। सही सर। इसके साथ ही यहां पर इसमें एक विभव विभाजक जुड़ा हुआ है जिसकी सहायता से एनोड के विभव को परिवर्तित किया जाएगा। एनोड के विभव को परिवर्तित करने के लिए इसमें एक विभव विभाजक जुड़ा हुआ है। ठीक है, और वोल्टता की दिशा को परिवर्तित करने के लिए यहां पर एक दिक् परिवर्तक जुड़ा हुआ है, ध्रुव दिक् परिवर्तक, जिसकी सहायता से एनोड और कैथोड के सिरों के बीच में आरोपित जो विभवांतर उसकी दिशा को बदला जा सकता है। धारा के प्रवाह के लिए यहां पर इसमें एक बैटरी जुड़ी हुई है। सही है, यहां पर इसमें एक बैटरी जुड़ी हुई है कि यहां पर कुंजी का संयोजन किया गया। तो यहां पर जब कुंजी को बंद कर लेंगे तो उस अवस्था में क्या होगा, इस परिपथ में
धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। इस परिपथ में क्या होगा स्टूडेंट, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। इस प्रकार इस परिपथ में धारा का प्रवाह होगा। सही स्टूडेंट, यहां पर इस प्रकार। तो यहां पर जो प्रायोगिक व्यवस्था थी, प्रायोगिक व्यवस्था अच्छे से समझ में आ गई है। इसी प्रायोगिक व्यवस्था के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का प्रायोगिक सत्यापन किया गया है। अब यहां पर इसके प्रायोगिक सत्यापन में जो इसकी विभिन्न प्रेक्षण थे, वो विभिन्न प्रेक्षण क्या क्या प्राप्त किए जा रहे हैं यहां पर, तो यहां पर स्टूडेंट प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक सत्यापन के अंतर्गत 3 प्रेक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, वो इस प्रायोगिक व्यवस्था के आधार पर क्या थी इसकी प्रायोगिक व्यवस्था, ये बता दी। इसकी क्रिया विधि की बात कर ले तो यहां पर जब कैथोड पर प्रकाश आपतित होगा तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो परिपथ पूर्ण होगा और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। अब यहां पर इसके जो 3 प्रेक्षणों की बात कर रहा हूं मैं, वो 3 प्रेक्षण कौन से हैं, उन्हीं प्रेक्षणों का यहां पर प्रायोगिक सत्यापन में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहां पर स्टूडेंट सबसे पहला प्रेक्षण है प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का क्या प्रभाव होगा। प्रकाश विद्युत धारा पर एनोड के विभव का क्या प्रभाव पड़ेगा यदि एनोड के विभव को परिवर्तित किया जा रहा है, तो प्रकाश विद्युत धारा में परिवर्तन किस प्रकार होगा। इस परिवर्तन का अध्ययन यहां पर इस पहले प्रेक्षण के अंतर्गत करने वाले हैं स्टूडेंट। सही है, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर इसमें क्या किया जा रहा है, इसके अंतर्गत यहां पर पहले प्रेक्षण के अंतर्गत प्रकाश की आवृत्ति और जो तीव्रता है, आवृत्ति और तीव्रता को नियत रखा जा रहा है। कहने का मतलब नियत आवृत्ति और तीव्रता का जो प्रकाश है वो कैथोड पर आपतित कराया जाता है। ठीक है, नियत आवृत्ति और तीव्रता का जो प्रकाश है वो कैथोड पर आपतित कराया जाता है। जब कैथोड पर प्रकाश आपतित कराते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड के धनात्मक विभव से आकर्षित होते हैं और परिपथ पूर्ण होता है, परिपथ में धारा का प्रवाह होने लग जाता है। सही है, यहां पर एनोड को कैथोड की तुलना में धनात्मक विभव पर रखा गया है स्टूडेंट। एनोड का विभव धनात्मक और कैथोड का विभव ऋणात्मक है, प्रारंभ में यही रखना है अपने को। क्लियर यहां तक। जब यहां पर आवृत्ति और तीव्रता को नियत रख रहे हैं तो केवल अपन इस एनोड के विभव को बदल सकते हैं, क्योंकि यहां पर इसी आवृत्ति इसी तीव्रता का प्रकाश इस पर लगातार आपतित होता रहेगा तो प्रकाश विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि एनोड के विभव को इस विभव विभाजक की सहायता से बढ़ाते हैं, विभव विभाजक की सहायता से एनोड के विभव को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है। सही है, विभव विभाजक की सहायता से लगातार वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को बढ़ाते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक भी लगातार बढ़ने लगता है। सही स्टूडेंट, लगातार यदि एनोड के विभव को बढ़ाते हैं तो एनोड के एक निश्चित विभव के पश्चात, एनोड के निश्चित विभव के पश्चात धारा नियत हो जाती है। एनोड के निश्चित विभव के बाद धारा का मान नियत हो जाता है। अब यदि एनोड के विभव को और बढ़ाते हैं तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। धारा के इस उच्चतम मान को, धारा के इस उच्चतम अधिकतम मान को संतृप्त धारा कहते हैं। धारा के इस अधिकतम मान को क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, संतृप्त धारा कहा जा रहा है। एनोड के विभव को और अधिक बढ़ाते हैं तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब परिपथ में अधिकतम मान की धारा प्रवाहित होने लग जाती है। अब धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सही है, धारा के इस अधिकतम मान को संतृप्त धारा कहा जा रहा है। सही स्टूडेंट। अब यदि विभव विभाजक की सहायता से एनोड के विभव को वापस धीरे धीरे घटाते हैं
वापिस एनोड के विभव को यदि घटाया जाता है तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान भी घटने लगता है। सही है। जब एनोड के विभव को शून्य कर देते हैं, जब एनोड का विभव शून्य हो जाता है तो धारा का मान शून्य नहीं होता है। देखो यहां पर क्या मिलता है, एनोड के विभव को अपन ने जीरो कर दिया, 0 वोल्ट कर दिया एनोड के विभव को, लेकिन फिर भी परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य नहीं होता है। प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य नहीं होता है स्टूडेंट। इसका मतलब यहां पर इस कैथोड से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर क्या है स्टूडेंट, कैथोड से जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की ऊर्जा के कारण इस एनोड की ओर गति करते हैं। मतलब एनोड की ओर यहां पर अब कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर गति कर रहे हैं। इसका मतलब इन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के पास स्वयं की गतिज ऊर्जा है और उस गतिज ऊर्जा के कारण ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से उत्सर्जित होकर एनोड पर पहुंच रहे हैं, परिपथ पूर्ण हो रहा है और परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। इस कारण धारा का मान शून्य नहीं हो पाता है। सही है। अब धारा का मान शून्य नहीं हुआ तो क्या करें, अब यहां पर स्टूडेंट करते हैं इस दिक् परिवर्तक की सहायता से वोल्टता के सिरों को बदल देते हैं। वोल्टता के सिरों को बदल देते हैं तो एनोड का विभव ऋणात्मक हो गया, कैथोड का विभव धनात्मक हो गया। एनोड अब ऋणात्मक विभव पर आ गया स्टूडेंट। 0 के बाद में अब एनोड के विभव को ऋणात्मक दिशा में बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। एनोड के विभव को ऋणात्मक दिशा में बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं तो धारा के मान में धीरे धीरे कमी होने लगती है, धारा का मान धीरे धीरे घटने लगता है और एनोड के एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर, एनोड के एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान परिपथ में शून्य हो जाता है। सही है। लगातार इसको ऋणात्मक दिशा में बढ़ाते हैं तो यहां पर प्रकाश विद्युत धारा का मान घटने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि एनोड के एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर धारा का मान शून्य हो जाता है। क्या था, एनोड के निश्चित ऋणात्मक विभव पर धारा का मान शून्य हो जाता है। धारा का मान शून्य हो गया कब, जब एनोड पर एक निश्चित ऋणात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस ऋणात्मक विभव को, इस ऋणात्मक विभव को निरोधी विभव या अंतक विभव कहते हैं। निरोधी विभव या अंतक विभव कहते हैं। जो ऋणात्मक विभव एनोड का अपने को प्राप्त हो रहा है, उस ऋणात्मक विभव को निरोधी विभव या अंतक विभव कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव कहलाता है। सही है। देखो यहां पर अभी जो धारा में परिवर्तन है, जो इस परिवर्तन को यदि अपन ग्राफ के रूप में प्लॉट करें, देखो ग्राफ क्या है यहां पर, इस ग्राफ को समझ लो। यहां पर स्टूडेंट क्या है ये ग्राफ, ग्राफ किसके बीच में खींचा जा रहा है, तो यहां पर इसका ग्राफ देखो, यहां से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। यहां पर मुख्य चीजें यहां पर मैंने दर्शा दी है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ग्राफ क्या है वो ग्राफ यहां पर अपन देख लेते हैं क्या है अपना ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से ये चीज स्पष्ट समझ में आ जाएगी। ग्राफ किसके बीच में खींचना है, ग्राफ खींचना है स्टूडेंट अपने को प्रकाश धारा और एनोड विभव। टॉपिक अपना प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव
तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव निकालना, तो विभव और धारा के बीच में ग्राफ खींचना है। तो जो चीज मैंने बताई अभी वही चीज देखो यहाँ पर, धारा का मान एनोड के विभव के मान को बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है और धारा एक निश्चित मान पर जाकर नियत हो जाती है। मान लो धारा का निश्चित नियत मान ये है, ग्राफ को समझो, देखो ग्राफ क्या है। ग्राफ यदि समझ में आ गया तो पूरी की पूरी थ्योरी आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। एनोड के विभव को बढ़ाया गया तो धारा का मान बढ़ रहा था और एनोड के एक निश्चित विभव पर धारा का मान नियत हो जाता है। धारा के इस अधिकतम उच्चतम मान को संतृप्त धारा कहा गया, संतृप्त धारा है, ठीक है। जब एनोड के विभव को घटाया गया, एनोड का विभव जब 0 कर दिया गया तो प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य नहीं हुआ। प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य नहीं हुआ स्टूडेंट यहाँ पर। अब यहां पर एनोड के विभव को ऋणात्मक दिशा में बढ़ाया गया, एनोड के विभव को ऋणात्मक दिशा में बढ़ाया गया तो धारा का मान धीरे धीरे घटने लगा और एनोड के एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर धारा का मान शून्य हो गया। एनोड के इस निश्चित ऋणात्मक विभव को क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहा गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसे नाम दिया गया, जिसे V नोड से प्रदर्शित किया गया है। V नोड से प्रदर्शित कर रहे स्टूडेंट यहां पर निरोधी विभव को, या इसे अंतक विभव भी कहा जा सकता है। तो यहां पर प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव देखो इस ग्राफ से स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहां पर किस प्रकार विभव को बढ़ाते हैं तो किस प्रकार धारा के मान में परिवर्तन होता है स्टूडेंट, सही है। जब यहां पर संतृप्त धारा का मान प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य उस अवस्था में होता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य उस अवस्था में होता है जब कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो एनोड द्वारा लगने वाले प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाती है। अर्थात यहां पर इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, यदि मैं इसे E कैसे प्रदर्शित करूं काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 mv², ठीक है। इसका जो मान होगा वो यहां पर स्टूडेंट EV नोड के इक्वल होगा। यहां V नोड क्या है? निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। V नोड यहां पर निरोधी विभव है। अर्थात यहां पर कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा उस एनोड के द्वारा लगने वाले उस प्रतिकर्षण बल के बराबर है, प्रतिकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। प्रतिकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है स्टूडेंट? W बराबर QV। प्रतिकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर QV। तो यहां पर Q के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का आवेश E और V के स्थान पर निरोधी विभव V नोड, तो किया गया कार्य क्या हुआ? W बराबर EV नोड। तो किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो निरोधी विभव पर निर्भर करती है, समझ गए? गतिज ऊर्जा का मान निरोधी विभव पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना यहाँ पर। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पर? तो ये पहला फ्रैक्शन था प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं दूसरे फ्रैक्शन। स्टूडेंट दूसरा फ्रैक्शन है प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पहले फ्रैक्शन में अपन ने आपतित प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति को नियत रखा है स्टूडेंट। अब यहां पर इस दूसरे फ्रैक्शन में आपतित प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखा गया है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति नियत रखी गई है। यहां पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर नियत आवृत्ति का प्रकाश जब कैथोड पर आपतित कराया गया
तो कैथोड पर आपतित कराने पर परिपथ में धारा का प्रवाह हुआ। अब यदि कैथोड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया गया, क्योंकि यहां पर दूसरे फ्रैक्शन में समझना है कि तीव्रता बदलने पर धारा में क्या परिवर्तन हो रहा है। आवृत्ति को नियत रखा जा रहा है, तीव्रता को बदलना है। तीव्रता को बदलना है तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन यहां पर समझना है अपने को। सही है। तो यहां पर यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन करते हैं तो कैथोड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन करने पर परिपथ में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है। सही है। यदि अपन आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो परिपथ में बहने वाली जो अधिकतम धारा है, परिपथ में बहने वाली अधिकतम धारा जिसे संतृप्त धारा कहते हैं, संतृप्त धारा के मान में परिवर्तन होगा। कब? जब प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है। जब नियत आवृत्ति और नियत तीव्रता का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो यहां पर प्रकाश विद्युत धारा और एनोड के विभव के बीच में अभी अपन ने पहले फ्रैक्शन में एक ग्राफ बनाया था, उसी ग्राफ को यहां पर परिवर्तित कर रहे हैं, तीव्रता परिवर्तित करने, नियत तीव्रता। मानो तीव्रता I1 बराबर I है, तीव्रता I1 बराबर I है तो उस अवस्था में संतृप्त धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन तीव्रता को यदि 2 गुना कर दिया गया, तीव्रता को यदि 3 गुना कर दिया गया तो संतृप्त धारा के मान में वृद्धि हो रही है। यदि तीव्रता के मान को 2 गुना करते हैं तो संतृप्त धारा का मान भी 2 गुना हो जाता है। यदि तीव्रता के मान को 3 गुना कर दिया गया तो संतृप्त धारा के मान में भी वृद्धि होती है, बढ़ता है। तो देखो यहां पर तीव्रता I बराबर I1 है तो संतृप्त धारा का ये मान मिल रहा है। जब तीव्रता I2 बराबर 2I हो गई तो संतृप्त धारा का मान बढ़ गया, संतृप्त धारा के मान में और अधिक वृद्धि होगी। सही है। और जब तीव्रता I3 बराबर 3I होगी तो संतृप्त धारा के मान में और भी वृद्धि होगी, संतृप्त धारा का मान यहां पर और बढ़ गया। तो इसका मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर परिपथ में बहने वाली जो अधिकतम संतृप्त धारा, अधिकतम धारा, उसके मान में वृद्धि होती है। लेकिन निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सही है। निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीव्रता बढ़ाने पर केवल अधिकतम प्रवाहित होने वाली धारा के मान में वृद्धि होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्टूडेंट, कैथोड पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि होने पर कैथोड से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। सही है। तो यहां पर क्या स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की जो तीव्रता है उसको बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता और धारा जो है, प्रकाश धारा, ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं और इनके बीच में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है स्टूडेंट। सही है। मतलब यहां पर तीव्रता को बढ़ा रहे हैं तो संतृप्त धारा के मान में वृद्धि हो रही है, संतृप्त धारा के मान में वृद्धि हो रही है, अर्थात धारा का मान बढ़ रहा है। कब? तीव्रता बढ़ाने पर। 2 गुना बढ़ा रहे तो तीव्रता 2 गुना करे तो धारा भी 2 गुना होगी, तीव्रता 3 गुना करे तो धारा भी 3 गुना होगी, तीव्रता 4 गुना करे तो तीव्रता भी, धारा भी 4 गुना होगी। इसका मतलब प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इनके बीच में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। सही है। मतलब यहां पर ये स्पष्ट कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। सही है। या फिर ये कह सकते हैं स्टूडेंट, प्रति सेकंड कैथोड से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के
अनुक्रमानुपाती होती है। सही है। इसके साथ ही यहां पर दो तो ये स्पष्ट हो गए इस फ्रैक्शन से, ये दो चीजें स्पष्ट होगी। एक चीज ये भी स्पष्ट हो रही है कि तीव्रता को परिवर्तित करने पर निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि गतिज ऊर्जा का समीकरण अभी कैलकुलेट किया गया है, E के बराबर ईवी नोट। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान के ईवी नोट, वी नोट यहां पर निरोधी विभव है। तो प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया जा रहा है, तो निरोधी विभव के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है स्टूडेंट। तो यहां पर ये दूसरा फ्रैक्शन था, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव क्या है, वो इन दोनों ग्राफ से स्पष्ट नजर आ रहा है। ग्राफ समझना है, ग्राफ को आपको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरह समझाना है स्टूडेंट, और कुछ नहीं करना है इसमें। क्लियर है यहाँ पर दूसरा फ्रैक्शन। अब बात करते हैं तीसरे फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट तीसरा फ्रैक्शन है अपना, निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। निरोधी विभव के मान में क्या परिवर्तन होगा जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति को परिवर्तित किया जाता है। तो स्टूडेंट पहले फ्रैक्शन में अपन ने आवृत्ति और तीव्रता दोनों को नियत रखा है और धारा के प्रभाव का अध्ययन किया। दूसरे फ्रैक्शन में आवृत्ति को नियत रखकर तीव्रता को परिवर्तित किया, धारा के प्रभाव का अध्ययन किया। और यहां पर तीसरे फ्रैक्शन में अब स्टूडेंट तीव्रता को नियत रखा जा रहा है और आवृत्ति को परिवर्तित करते हैं, तो उस कंडीशन में यहां पर निरोधी विभव के मान में क्या परिवर्तन होगा। कैथोड पर आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति को बदला जा रहा है। सही है, आवृत्ति को परिवर्तित करते हैं तो धारा के मान में, निरोधी विभव के मान में क्या परिवर्तन होगा। निरोधी विभव के मान में परिवर्तन से पहले अपन धारा के मान में परिवर्तन का अध्ययन कर लें कि धारा किस प्रकार बदलेगी स्टूडेंट। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को परिवर्तित करते हैं तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति को परिवर्तित करने पर परिपथ में बहने वाली जो अधिकतम संतृप्त धारा है स्टूडेंट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस ग्राफ में आप देख पा रहे हो संतृप्त धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब? जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो संतृप्त धारा का मान नियत रहता है, लेकिन आपतित प्रकाश की आवृत्ति को यदि बढ़ाते हैं, ν1 ν2 ν3 लगातार आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव का मान ऋणात्मक दिशा में बढ़ने लगता है। निरोधी विभव का मान ऋणात्मक दिशा में बढ़ने लगता है कब? जब आवृत्ति के मान को बढ़ाया जाता है। ν1 ν2 ν3 आवृत्ति के मान को बढ़ाया जाता है तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ता है स्टूडेंट। सही है, निरोधी विभव के मान में भी वृद्धि होती है। यदि यहां पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम रखा जाता है तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान शून्य होता है। कहने का मतलब यहां पर यदि निरोधी विभव और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ देखो इस प्रकार सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ये ग्राफ अपने को एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। क्यों? आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं तो निरोधी विभव का मान बढ़ रहा है। एक का मान बढ़ा रहे दूसरे का मान भी बढ़ रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। सही स्टूडेंट, तो यहाँ पर इनके बीच में किसी धातु एक के लिए खींचा गया जो ग्राफ है एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये जो ग्राफ है स्टूडेंट, ये ग्राफ यहाँ पर एक न्यूनतम आवृत्ति से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है उसे दहली आवृत्ति कहते हैं स्टूडेंट। उस न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं।
मतलब ये ग्राफ यहाँ पर दहली आवृत्ति से चालू हो रहा है। दूसरे धातु बी के लिए देख ले तो ये भी दहली आवृत्ति न्यू नोड से प्रारंभ होता है स्टूडेंट। तो आपतित प्रकाश कहने का मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है वो आपतित प्रकाश की इस न्यूनतम दहली आवृत्ति से ही प्रारंभ होती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति जब इसके बराबर या इससे अधिक नहीं होती है तब तक धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। कैथोड से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा जब दहली आवृत्ति का प्रकाश आपतित नहीं होता है। इससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर कभी भी कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। सही है। यहां पर इस सरल रेखा का जो ढाल है स्टूडेंट ये कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, प्रत्येक धातु के लिए H/E के अनुपात के रूप में। सही है। निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में जो खींचा गया ग्राफ है वो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। इस सरल रेखा का ढाल कांस्टेंट होगा H/E। H यहाँ पर प्लांक नियतांक है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन के अंतर्गत तीसरा प्रेक्षण स्पष्ट हो गया कि निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव के मान में वृद्धि होती है और आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति से ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रारंभ होती है स्टूडेंट। इसके साथ ही यहाँ पर आवृत्ति को परिवर्तित करें तो निरोधी विभव का मान बढ़ रहा है, परिवर्तित हो रहा है, निरोधी विभव का मान परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है किसका मान, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ये पिछले फ्रैक्शन में स्पष्ट किया है। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक। तो यहां पर आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस किया स्टूडेंट। यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन किया है जिसके 3 फ्रैक्शन यहां पर स्पष्ट हो चुके हैं। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और यदि स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।